जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इम्पॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर ए प्रोड्यूसर। तो हमने देखा कि डिमांड कर्व जो है वो कंज्यूमर की डिमांड कर्व इनफैक्ट एवरेज रेवेन्यू ऑफ द प्रोड्यूसर होती है। तो इसी के ऊपर प्रोड्यूसर जो है वो अपनी रेवेन्यू भी देखता है। तो प्रोड्यूसर के लिए इम्पॉर्टेंस क्या होगी, इसके लिए आगे डायग्राम बनी हुई है, इसको हम देखते हैं। ये फॉर ए प्रोड्यूसर, अगर उसके प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है, शैलो स्लोप है, ये से पहली प्राइस है, तो इसके ऊपर टोटल रेवेन्यू उसकी OP1 AQ1 है, ये टोटल रेवेन्यू है। लेकिन अगर वो प्राइस कम करता है तो कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड विल बी ग्रेटर देन द डिक्रीज इन प्राइस। तो अब उसकी टोटल रेवेन्यू जो है वो OP2 BQ2 ये हो जाती है, तो टोटल रेवेन्यू बढ़ जाती है। सो लिहाजा अगर इलास्टिक डिमांड है तो वो कम प्राइस चार्ज करेगा टोटल रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए। इसके बरक्स अगर उसके प्रोडक्ट की डिमांड इन इलास्टिक है, जैसे ये है, तो फिर वो क्या करेगा, वो प्राइस को बढ़ाएगा। क्योंकि अगर वो प्राइस को बढ़ाता है तो पहली प्राइस के ऊपर तो ये टोटल रेवेन्यू है, प्राइस को बढ़ाता है तो अब टोटल रेवेन्यू का एरिया ज़्यादा हो जाता है OP2 BQ2। तो इन इलास्टिक डिमांड होगी तो वो टोटल रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए अपनी प्राइस को बढ़ाएगा। और अगर उसके प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो यूनिट इलास्टिक है तो फिर प्राइस को चेंज नहीं करेगा। अब इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर ए मोनोपोलिस्ट। एक मोनोपोलिस्ट जो कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है, मोनोपोली प्रोड्यूसर जो डिफरेंशिएटेड प्राइसेस चार्ज करता है, तो वो एक ही प्रोडक्ट की उस मार्केट में हायर प्राइस चार्ज करेगा जहाँ पे उसके प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक होगी, और दूसरी मार्केट में वो लोअर प्राइस चार्ज करेगा जहाँ पे उसके प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक होगी टू इंक्रीज इज टोटल रेवेन्यू। अब गवर्नमेंट की तरफ आते हैं, तो गवर्नमेंट का एक काम टैक्स लगाना है। अगर गवर्नमेंट ने टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाना होता है तो फिर वो इन इलास्टिक प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगाती है। चूँकि टैक्स लगाने से प्राइस तो बढ़ती है लेकिन इतनी डिमांड नहीं कम होती, तो ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू जनरेट होती है। लेकिन अगर उसका गवर्नमेंट का मकसद टोटल डिमांड को कम करना है तो फिर वो इलास्टिक डिमांड वाले प्रोडक्ट के ऊपर लगाई तो डिमांड बहुत कम हो जाएगी, तो एग्रीगेट डिमांड जो है टोटल डिमांड कम हो जाएगी इकानमी में। अब एक काम गवर्नमेंट का ये है कि गवर्नमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है जब हमारा ख़राब होता है तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, उसके लिए कई सारे हमारे पास रेमेडीज़ हैं जो हम आखिरी चैप्टर में जाके पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले में। तो एक उसमें ये होता है कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी एक्सचेंज रेट को डी वैल्यू कर देती है। डी वैल्यू क्या चीज़ है, डिक्रीज इन द एक्सचेंज रेट ऑफ द करेंसी अगेंस्ट द फॉरेन करेंसी बाय द डेलिबरेट एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, खुद करती है। उससे ये होगा कि आपकी एक्सपोर्ट सस्ती हो जाती है, इंपोर्ट महंगी हो जाती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक हो जाता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि वेदर द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री और इलास्टिक और इन इलास्टिक। अगर तो आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों इलास्टिक हैं तो फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने के लिए डिवैल्यूएशन हेल्पफुल होगा। अगर इलास्टिक हैं तो फिर इन इलास्टिक है तो फिर हेल्पफुल नहीं होगा। जैसे पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन इलास्टिक हैं तो पाकिस्तान के लिए ये रेमेडी ठीक नहीं है, इसको हम कहते हैं मार्शल लर्नर कंडीशन। जी अब हम आते हैं जी इसमें इंसिडेंट्स ऑफ टैक्सेशन। तो इंपॉर्टेंस में इंसिडेंट्स ऑफ टैक्सेशन, जब गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है गुड्स और सर्विसेज के ऊपर तो उसका कितना बर्डन, इंसिडेंट मीन बर्डन, कंज्यूमर के ऊपर आएगा या प्रोड्यूसर के ऊपर आएगा, ये भी इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। अगर प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक है, जैसे पेट्रोल है, तो गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी तो ज़्यादातर बर्डन कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट होगा, और अगर इलास्टिक डिमांड होगी तो रिवर्ट बैक हो जाएगा प्रोड्यूसर के ऊपर। वेज रेट, इसमें भी ये हमें पता चलता है कि डिमांड किसी लेबर की किस इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। जिस लेबर की डिमांड इन इलास्टिक है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, जैसे प्रोफेशनल, ये जो ये पायलट होते हैं, तो उनकी डिमांड इन इलास्टिक होती है तो वो ज़्यादा वेज रेट क्लेम करते हैं, हायर वेज रेट क्लेम करते हैं, उनकी बारगेनिंग पावर ज़्यादा होती है। वो लेबर जिसकी डिमांड इलास्टिक है, जैसे कंस्ट्रक्शन लेबर, तो वो कम वेज रेट क्लेम करते हैं। जी पॉजिटिव प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा, हमने देखा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसका स्लोप नेगेटिव होता है क्योंकि प्राइस और डिमांड के दरमियान रिलेशनशिप इनवर्स है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर भी हमेशा नेगेटिव आता है। लेकिन गिवन गुड में चूंकि प्राइस और डिमांड के दरमियान रिलेशनशिप पॉजिटिव है तो उधर डिमांड कर्व ऐसे बनेगी। तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है यानी दोनों वेरिएबल या पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, तो ऐसी सूरत में गिवन गुड की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगी वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर वो भी पॉजिटिव आएगा। क्योंकि उस केस में जो अगर प्राइस कम होती है तो जो उसकी रियल इनकम बढ़ती है वो दूसरी चीज़ के ऊपर खर्च करता है, तो जो पॉजिटिव जो
उसके ऊपर खर्च करने के बजाय दूसरी चीज़ के ऊपर खर्च करता है नॉर्मल गुड की तरफ, यानी इनकम इफेक्ट नेगेटिव हो जाता है और इतना स्ट्रांगर होता है कि वो पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को ओवरवे कर देता है। तो प्राइस के गिरने से इसकी डिमांड बढ़ जाती है, प्राइस के बढ़ने से उसकी डिमांड बढ़ जाती है और गिरने से कम हो जाती है, यानी उसकी डिमांड कर्व पॉजिटिव स्लोप होगी सप्लाई की तरह, तो फिर उसका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी पॉजिटिव होगी। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कौन से फैक्टर हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं? वो ये फैक्टर है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। अगर किसी प्रोडक्ट का क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल होगा, जैसे पेप्सी कोक, तो डिमांड इलास्टिक होगी। अगर सब्स्टिट्यूट ही नहीं है तो फिर डिमांड इलास्टिक होगी, जैसे इलेक्ट्रिक यूनिट है। टाइम हराइजन, शॉर्टन पीरियड ऑफ टाइम में हम अपनी परचेजिंग पैटर्न को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, अपनी हैबिट को, कंजम्पशन हैबिट को चेंज नहीं कर सकते हैं, और हमारे पास उसके क्लोज सब्स्टिट्यूट भी नहीं होते हैं, तो शॉर्ट रन में चीज़ों की डिमांड इनलास्टिक होगी, लॉन्ग रन में इलास्टिक होगी। प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन ए गुड, अगर हमारी इनकम का बहुत ज़्यादा हिस्सा किसी चीज़ के ऊपर खर्च हो रहा है तो फिर उसकी डिमांड जो है वो होगी इनलास्टिक, और अगर हमारी इनकम का बहुत कम किसी चीज़ के ऊपर प्रोपोर्शन खर्च हो रहा है, जैसे माचिस की डिब्बी एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसकी डिमांड इनलास्टिक होगी। बहुत कम इनकम 5-10 रुपये 50 रुपये खर्च होती है, 10 लाख इनकम है तो भी, 50,000 इनकम है तो इसकी डिमांड इनलास्टिक होगी। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन अगर खर्च होता है तो फिर डिमांड जो है वो इलास्टिक होती है। डिग्री ऑफ नेसेसिटी अटैच टू ए गुड, जो बेसिक नीड्स हैं उनकी डिमांड इनलास्टिक है, जो लग्जरी प्रोडक्ट है उनकी डिमांड इलास्टिक है। प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ कंपेटिटर ओलिगोपोली में हम जाके पढ़ते हैं अब प्राइसिंग पॉलिसी ओलिगोपोली में कंपेटिटर की प्राइसिंग पॉलिसी के ऊपर भी डिमांड डिपेंड करती है। जैसे 2-4 प्रोड्यूसर हैं, आइडेंटिकल प्रोडक्ट है, एक अगर प्राइस बढ़ाता है तो दूसरे प्राइस अनचेंज रखेंगे तो फिर उधर से लोग इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो उसकी डिमांड जो है वो बहुत कम हो जाएगी, इलास्टिक हो जाएगी। लेकिन अगर वो प्राइस कम करता है तो दूसरे प्रोड्यूसर भी उसको फॉलो करेंगे, तो फिर इतनी डिमांड नहीं बढ़ेगी, तो ऐसी सूरत में उसकी डिमांड जो है वो इनइलास्टिक हो जाएगी। जी, मल्टीपल यूजेज ऑफ द कमोडिटी, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जब मल्टीपल यूजेज होंगे कमोडिटी के, जैसे हम देखते हैं इलेक्ट्रिक यूनिट, एक तो उसका ये इस्तेमाल है जो क्लासरूम के अंदर हम कर रहे हैं, अब ये बेसिक नीड है, इसके बगैर क्लास नहीं पढ़ सकते हम, तो इधर डिमांड इनइलास्टिक है। लेकिन जब हम ये इलेक्ट्रिक यूनिट जो है वो डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं, उधर डिमांड इलास्टिक है, तो वहाँ पे डिमांड इलास्टिक होगी, उसके बगैर गुजारा हो सकता है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस के ऊपर भी डिपेंड करता है। बहुत एक्सट्रीमली हाई प्राइस प्रोडक्ट जैसे लग्जरी कार है, रेसिंग कार है, डायमंड है, उनकी डिमांड जो है वो इनइलास्टिक होती है। एक्सट्रीमली लो प्राइस प्रोडक्ट जैसे पोटैटो है, जैसे माचिस की डिब्बी है, उसकी डिमांड भी इनइलास्टिक होती है। लेवल ऑफ इनकम, बहुत हाई इनकम ग्रुप जो है उसके लिए डिमांड इनइलास्टिक होती है, उससे तो असर ही नहीं है, फ़र्क ही नहीं पड़ता, प्राइस कम हो ज़्यादा हो, वो डिमांड उतनी ही रखता है। जी अदर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने जो पढ़ा है, जहाँ पे प्राइस की जगह पे इनकम लगा देंगे या कंज्यूमर इनकम, तो ये इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बन जाएगी। यानी हाउ मच क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी चेंजेस इन रिस्पांस टू ए चेंज इन कंज्यूमर इनकम या हाउस होल्ड इनकम, तो इनकम के चेंज होने से कितनी जो है वो डिमांड चेंज होती है। अब इसके लिए इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर नॉर्मल गुड, हमने नॉर्मल गुड को लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि इनकम के बढ़ने से उसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो इनकम भी बढ़ी, डिमांड भी बढ़ी, तो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी। और इन्फीरियर गुड की इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव होगी, चूँकि इनकम के बढ़ने से उसकी डिमांड कम हो जाती है, तो दोनों वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप नेगेटिव होगा, तो इलास्टिसिटी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव होगी। बाकी उसी तरह से अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो इलास्टिक इनकम इलास्टिक डिमांड है, लेस देन 1 होगा आंसर तो इनकम इन इलास्टिक डिमांड है। और इसका फार्मूला वो उसी तरह से ये एवरेज वगैरह से हमने इसको कैलकुलेट करना होगा। चलें, अब इसकी हम सोल्यूशन नहीं करते हैं, चूँकि इसमें इतनी अब ज़रूरत नहीं है, हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के सोल्यूशन कर लिए हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अब प्रोड्यूसर के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर लोगों की इनकम बढ़ रही है तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? नॉर्मल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, इन्फीरियर तो नहीं ना प्रोड्यूस करेगा। जैसे यूरोप, अमेरिका, जापान, चाइना, ये लग्जरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें जो लोगों की इनकम बढ़ रही है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हाउ मच क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन गुड चेंजेस इन रिस्पांस टू ए चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर गुड। जैसे हम देखते हैं कि पेप्सी की प्राइस चेंज होती है तो कितनी डिमांड फॉर कोक चेंज होगी, पेट्रोल की प्राइस चेंज होती है तो कितनी डिमांड फॉर कार चेंज होगी। तो ये सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में यानी रिलेटेड गुड्स में होगी।
जी, तो इसका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज इन प्राइस ऑफ वाई। तो उसी तरह से हमने मेन वही फार्मूला है, लेकिन एक्स और वाई अब दो चीज़ें हैं, तो एक चीज़ की क्वांटिटी, दूसरी चीज़ की प्राइस की वजह से कितनी चेंज होती है। जी, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन सब्स्टिट्यूट इज पॉजिटिव। पेप्सी की प्राइस बढ़ेगी तो कोक की डिमांड बढ़ जाएगी, तो एक की प्राइस बढ़ रही है दूसरी की डिमांड, तो एक की प्राइस और दूसरी की डिमांड के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप है, दोनों एक डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो पेप्सी की प्राइस बढ़ेगी तो इधर कोक की डिमांड बढ़ेगी, तो एक ही डायरेक्शन है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो ऐसी सूरत में इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी पॉजिटिव। लेकिन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन कंप्लीमेंट्री गुड इज नेगेटिव, क्योंकि अगर पेट्रोल की प्राइस कम होगी तो डिमांड फॉर कार जो होगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है, तो इधर नेगेटिव रिलेशनशिप होगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो भी नेगेटिव ही आएगा। अब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये तो डिपेंडेंट गुड्स हैं, इंडिपेंडेंट गुड्स में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो होती है, यानी प्राइस ऑफ ब्रैकेट फैन कम हो या ज़्यादा हो, चेयर की डिमांड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ये ज़ीरो होती है। जी, अब फर्म के लिए क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर दो प्रोड्यूसर एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट प्रोड्यूस करें, तो अगर एक प्रोड्यूसर प्राइस को कम करेगा तो दूसरे की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ जब डिमांड पड़ा तो उसमें जहां जहां पे वर्ड डिमांड लगा उसकी जगह पे सप्लाई लगा देंगे, तो बाकी वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बन जाएगा, यानी इट मेजर्स रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड, उधर था क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड टू चेंज इन प्राइस, बाकी बिल्कुल उसी तरह से वही उसका फार्मूला है, लेकिन अब क्वांटिटी डिमांडेड की जगह पे क्वांटिटी, ये अब क्वांटिटी उधर डिमांडेड था, क्वांटिटी सप्लाइड, बाकी बिल्कुल उसी तरह से सेम वही है, यानी इफ द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द कमोडिटी डज नॉट चेंज टू ए चेंज इन प्राइस, तो ये परफेक्टली इनलास्टिक सप्लाई होगी, जैसे जीरो प्राइस क्वांटिटी में चेंज है इन रिस्पांस टू ए 100% चेंज इन प्राइस है यहाँ पे जी, तो यहाँ पे आंसर जीरो आ जाएगा। ऐसी सप्लाई जो कि वर्टिकल होगी, ये इसके ऊपर सप्लाई जो है वो इनलास्टिक, परफेक्ट इनलास्टिक होगी, सप्लाई में कोई चेंज नहीं आई है, प्राइस में हालांकि 100% चेंज आ गई है जी, इनलास्टिक। अब ये इनलास्टिक और इलास्टिक अगेन यहाँ पे भी प्रैक्टिकल लाइफ में होती हैं। ये इनलास्टिक सप्लाई, इफ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जैसे ये, तो यहाँ पे सप्लाई जो है इसका स्टीपर स्लोप होगा, सप्लाई जो कि पॉजिटिव स्लोप होता है स्टीपर स्लोप होगा, प्राइस थी तो इतनी क्वांटिटी है, प्राइस तो डबल होगी लेकिन क्वांटिटी में इतनी चेंज नहीं आई है, तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अच्छा, इसकी एग्जांपल ये है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की सप्लाई इनलास्टिक होती है, शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में भी चीज़ों की सप्लाई इनलास्टिक होती है। यूनिट इलास्टिक सप्लाई, इफ द परसेंटेज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज जस्ट इक्वल टू द परसेंटेज इन प्राइस। अब जैसे ये H1 है, कोई भी लाइन जो ओरिजिन से निकलेगी तो उसके ऊपर सप्लाई यूनिट इलास्टिक होगी, कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस को कट करेगी उसके ऊपर सप्लाई इनलास्टिक होगी, कोई भी लाइन जो वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगी उसके ऊपर सप्लाई इलास्टिक होगी। जैसे ये है, अब देखें प्राइस को हमने डबल कर दिया, सप्लाई भी डबल होगी। अब दूसरी लाइन लेते हैं, हालांकि इसका डिफरेंट स्लोप है, तो पहली प्राइस के ऊपर Q3 क्वांटिटी सप्लाइड है, दूसरी प्राइस के ऊपर आप देख रहे हैं कि क्वांटिटी सप्लाइड Q3 से Q4 डबल हो गई है। अगेन जितनी परसेंट प्राइस में चेंज आई इतने परसेंट क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज आई, तो यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो इक्वल टू 1 है। इसकी कोई प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जांपल नहीं है। इलास्टिक सप्लाई हम उससे कहते हैं कि इफ द परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जैसे जितने भी ये लॉन्ग रन पीरियड ऑफ टाइम में चीज़ों की सप्लाई इलास्टिक होती है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की सप्लाई भी इलास्टिक होती है, और ये प्राइस में ये चेंज है लेकिन सप्लाई में बहुत ज़्यादा चेंज आ गई है, तो ये इसको हम कहेंगे इलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई हम उसे कहते हैं कि इफ द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द कमोडिटी चेंजेस विदाउट एनी चेंज इन द प्राइस, उसी प्राइस के ऊपर अगर सप्लाई चेंज हो जाती है तो फिर ये इस तरह की सप्लाई होगी, प्राइस तो वही है लेकिन सप्लाई चेंज हो गई है, इसको हम कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई में ये डिटर्मिनेंट है इसके जी। अब अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक, अगर किसी चीज़ का स्टॉक मार्केट में अवेलेबल होगा तो फिर सप्लाई इलास्टिक होगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट में है, ज़रा प्राइस बढ़ेगी मार्केट में तो हम उसको सप्लाई में कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन अगर स्टॉक नहीं है तो फिर सप्लाई इनलास्टिक होगी। शॉर्ट रन पीरियड ऑफ टाइम में भी चीज़ों की सप्लाई जो है वो इनलास्टिक होती है, लॉन्ग रन पीरियड ऑफ टाइम में इलास्टिक होती है। एंट्री एग्जिट अगर ईजी है
तो फिर नए लोग आ जाएंगे, सप्लाई इलास्टिक होगी, और अगर एंट्री एग्जिट मुश्किल है तो फिर इन इलास्टिक होगी। फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ शिफ्टिंग रिसोर्सेज, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप रिसोर्सेज को किसी प्रोडक्शन में कितनी ईजिली शिफ्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी सप्लाई डिपेंड करती है। मसलन आप काम कर रहे हैं, ये फर्नीचर तो सप्लाई इलास्टिक है, लेकिन आप आ जाता जी हेलीकॉप्टर, वो तो रिसोर्सेज ही और तरह के हैं, तो फिर सप्लाई जो होगी वो इन इलास्टिक होगी। तो ये वो डायग्राम ऑलरेडी जो हम पढ़ चुके हैं, उसी तरह की इलास्टिक इन इलास्टिक सप्लाई की डायग्राम है। सप्लाई एंड टाइम, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड टाइम, ये हम कुछ पहले भी पढ़ चुके हैं। ये अज्यूम करते हैं कि ये इनिशियल इक्विलिब्रियम है। ये मार्केट पीरियड सप्लाई जो वर्टिकल होगी, ये या तो बहुत पेरिशेबल गुड के लिए भी हो सकती है या बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे अम्ब्रेला है, बारिश होगी तो अम्ब्रेला की सप्लाई नहीं बढ़ेगी, वो उतनी ही रहेगी, फैक्ट्री नहीं चलेगी। ऐसी सूरत में अगर डिमांड बढ़ जाएगी तो प्राइस तो बढ़ेगी मगर क्वांटिटी ट्रेडेड में कोई चेंज नहीं आएगी। अब हम आते हैं, डिमांड तो हम यही रखेंगे लेकिन हम सप्लाई को ये शॉर्ट पीरियड सप्लाई कर लेते हैं, जो कि ये स्लोप स्टीपर स्लोप है। तो जो कि इसमें एक इनपुट फिक्स होगी। अब इसमें पहला इक्विलिब्रियम तो उसी पॉइंट के ऊपर है, लेकिन दूसरा इक्विलिब्रियम आप देखिए यहाँ पे आ गया, यानी इसमें प्राइस तो ज़्यादा चेंज हुई है, इतनी क्वांटिटी ट्रेडेड में चेंज नहीं आई है। यानी इन दिस केस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ट्रेडेड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब सप्लाई अगर इलास्टिक है तो ये हो गया, शैलो स्लोप हो गया। अब हम देखते हैं कि पहला इक्विलिब्रियम तो अगेन ई पॉइंट के ऊपर है, लेकिन अब जब डिमांड बढ़ती है तो यहाँ पे प्राइस में थोड़ी सी चेंज आती है, लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड क्वांटिटी ट्रेडेड में बहुत ज़्यादा चेंज आ गई है। तो ये डिपेंड करता है कि डिमांड चेंज होने से सप्लाई कितनी चेंज होगी, ये उसकी इलास्टिसिटी पर डिपेंड करता है। चलें जी, प्राइस इलास्टिसिटी, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक हो गया जी। चलें जी, और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कौन सा बनता है? ये चौथा ये बनता है, यही बनता है ना, ये तीन है, 1 2 3 चौथा ये। हाँ, ये सबसे बड़ा चैप्टर है। और हाँ, चैप्टर 4 जो है ये सबसे बड़ा चैप्टर है, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर में तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, लेकिन इधर वो अच्छा इमेज नहीं आ रहा इसका ना। ये प्रोडक्शन दी फर्म थ्योरी, इसमें हम प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू और 4 मार्केट फॉर्म, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली, ये हम स्टडी करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये पहले जो है ना, वो इससे पहले सिलेबस में ये चैप्टर जो है वो 2 होते थे और कभी 5 भी होते थे। आज उसने इकट्ठा ही सारी चीज़ें एक ही चैप्टर में डाल दी हुई हैं जी। प्रोडक्शन फंक्शन फॉर एनी कमोडिटी इज एन इक्वेशन, ये इक्वेशन होगी, टेबल होगी या डायग्राम होगी, शोइंग क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी बाय वेरियस कम्बिनेशन ऑफ इनपुट, कि आप इनपुट से कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सिंपल प्रोडक्शन फंक्शन विद 2 इनपुट, अगर 2 इनपुट जैसे लेबर और कैपिटल 2 इनपुट हैं, तो ऐसी सूरत में ये सिंपल प्रोडक्शन फंक्शन जो होगा वो इस तरह का होगा। क्वांटिटी is the function of labor and capital, L stand for labor, K stand for capital। और शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन जो है, अब शॉर्ट रन में एक इनपुट फिक्स होगी ना। अच्छा, ये लॉन्ग रन का प्रोडक्शन फंक्शन होगा। शॉर्ट रन में एक इनपुट फिक्स होगी, जैसे कैपिटल फिक्स है तो उसके ऊपर बार लगा देते हैं जो ये शो करेगी कि ये फिक्स है जी। टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। अच्छा, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर पर यूनिट लेबर प्रोडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसकी आउटपुट यानी क्वांटिटी डिवाइडेड बाय लेबर। ये जो क्वांटिटी है ना, इसके लिए टोटल प्रोडक्ट टीपी भी लिखा जा सकता है, ठीक है। आई कैप ने भी ये दोनों यूज किए हैं, वैसे टीपी आमतौर पे होता है, क्वांटिटी नहीं होता है। एवरेज प्रोडक्ट जो है ऑफ कैपिटल क्या चीज़ होगा? क्वांटिटी डिवाइडेड बाई के, ये कैपिटल, ठीक है। इसी तरह से मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाई चेंज इन लेबर। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाई चेंज इन कैपिटल। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये है, ये शॉर्ट रन का लॉ है कि अगर हम एक इनपुट, फिक्स इनपुट के ऊपर वेरिएबल इनपुट लगाते चले जाते हैं, तो ये समल्सन के वर्ड में उसकी डेफिनेशन है, तो पहले तो हमारी आउटपुट बढ़ती है बट अल्टीमेटली आउटपुट गिरना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमने एक इनपुट फिक्स रखी होती है।
तो जब तक फिक्स और वेरिएबल इनपुट का प्रोपोर्शन फेवरेबल होगा आउटपुट बढ़ती चली जाएगी, जब अनफेवरेबल होगा तो फिर आउटपुट गिरना शुरू हो जाएगी। ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसकी अजम्पशन है शॉर्टन पीरियड ऑफ टाइम होगा, टेक्नोलॉजी सेम रहेगी और जो यूनिट्स ऑफ लेबर हैं वो सारी एक जैसी होंगी, और ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है दे कैन बी कंबाइंड। ये इसका टेबल है। तो चूंकि ये शॉर्टन पीरियड है, लैंड फिक्स रखी हुई है, एक इनपुट फिक्स होगी, लेबर 0 से लेके ऑनवर्ड 1 से लेके 8 तक चेंज हो रही है, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। पहले मार्जिन का ग्राफ कॉलम बना लेते हैं। अगर 0 लेबर यूनिट लगाएंगे तो जाहिर है कोई वीट नहीं प्रोड्यूस होगी, 0। अब पहली लेबर यूनिट लगाते हैं तो वीट 3 टन प्रोड्यूस होती है, फिर 5 टन, फिर 4 टन, फिर 3। तो ये दूसरी लेबर यूनिट तक जो है वो पहले तो आउटपुट 0, 3, 5 बढ़ती चली जा रही है, ये इंक्रीजिंग रिटर्न है, और उसके बाद गिरती चली जा रही है, ये डिमिनिशिंग रिटर्न है, और गिरने में ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉजिटिव है और उसके बाद नेगेटिव रिटर्न है। इस मार्जिनल प्रोडक्ट को क्यूमुलेटिव बना लेंगे तो ये 3, इसमें 5 शामिल किए 8, इसमें 4 शामिल किए 12, ये क्यूमुलेटिव बना लेंगे तो टोटल बन जाएगा। इसकी एवरेज ले लेंगे, दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो ये एवरेज बन जाएगा। ठीक है, या ये भी है कि अगर आपने पहले ये बना लिया तो चेंज इन टोटल, ये यहाँ से यहाँ कितनी चेंज आई, 5 डिवाइडेड बाई चेंज इन लेबर 1, 5 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 5। हम इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जी, अब हम आते हैं, अच्छा इसका ज़रा रिलेशनशिप देख लेते हैं एवरेज, टोटल और मार्जिन का। ये देखिए, जब तक मार्जिन पॉजिटिव है तो टोटल बढ़ता ही चला जा रहा है। ये देखिए, जब मार्जिन 0 है तो टोटल अपने ऑप्टिमम के ऊपर होगा, जब मार्जिन नेगेटिव है तो टोटल गिरना शुरू हो जाएगा। ये रिलेशनशिप है। अब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या चीज़ है, हर अगली लेबर यूनिट की अपनी आउटपुट है, अपनी प्रोडक्टिविटी। जब ये बढ़ेगी तो एवरेज भी बढ़ रही होगी लॉजिकली, जब ये कम होगी तो एवरेज भी गिरना शुरू हो जाएगी। ये इनके दरमियान रिलेशनशिप है। अब डायग्राम बिल्कुल वही चीज़ है, ये हमने ये बना लिया टोटल का ग्राफ, ये टोटल का ग्राफ होगा। फिर ये ग्राफ जो है ये हम बना रहे हैं, ये मार्जिन का ग्राफ होगा और ये ग्राफ एवरेज का। तो बिल्कुल वही रिलेशनशिप है कि जब तक मार्जिन यहाँ से लेके यहाँ तक पॉजिटिव है टोटल बढ़ता चला जा रहा है, और इस पॉइंट के ऊपर 17 ऑप्टिमम है, जब ये नेगेटिव है ये गिरना शुरू हो गया हुआ है। ठीक है, अब ये प्रोड्यूसर कितनी लेबर लगाएगा, मैक्सिमम 6 लेबर लगाएगा। 6 लेबर से अगली नहीं लगाएगा, क्योंकि 6 से अगली लेबर लगाता है तो उसकी अपनी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नेगेटिव हो जाती है ना, तो टोटल भी गिरना शुरू हो जाएगी। मैक्सिमम 6 लेबर यूनिट ये लगाएगा। ठीक हो गया जी। चलें, जब हम आते हैं इसमें लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। अच्छा, इसमें मैंने आपको बता दिया इंक्रीजिंग रिटर्न, यहाँ से लेकर यहाँ तक इंक्रीजिंग रिटर्न था ये, और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिमिनिशिंग रिटर्न है। और अगर मैं इधर भी थर्ड यूनिट की 5 लिख लूँ तो फिर ये कांस्टेंट रिटर्न भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग, कांस्टेंट, डिमिनिशिंग रिटर्न जो है वो इसी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के 3 फेजेज हैं जी। और इंक्रीजिंग रिटर्न बिल्कुल वही डेफिनेशन, सिवाय आफ्टर ए पॉइंट इट विल डिक्रीज, उसको छोड़ दें। व्हेन ए वेरिएबल इनपुट इज अप्लाइड ऑन द फिक्स इनपुट द मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेज, बस यहाँ तक बात करनी है। जबकि वेरिएबल प्रोपोर्शन में था आफ्टर ए पॉइंट इट विल डिक्रीज, वो छोड़ देना। बाकी सेम वही अजम्पशन भी है, इसकी सेम अजम्पशन है। अब इसमें अब इंक्रीजिंग रिटर्न को हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। जब इंक्रीजिंग रिटर्न होगा, हर अगली लेबर यूनिट की अपनी आउटपुट बढ़ती चली जाएगी तो डेफिनेटली कॉस्ट गिरती चली जाएगी। आप पहली लेबर यूनिट लगाते हैं, वो 100, ये चले मार्कर तो हम प्रोड्यूस नहीं करते, डस्टर प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, वो 100 डस्टर प्रोड्यूस करती है, उसकी अपनी लेबर की कॉस्ट 1000 रुपये है। दूसरी भी लेबर 1000 रुपये की, चूंकि आइडेंटिकल है, वो 200 डस्टर प्रोड्यूस करती, तो कॉस्ट हाफ हो जाएगी ना। तो जब इंक्रीजिंग रिटर्न होगा तो डिमिनिशिंग कॉस्ट होगी, और जब डिमिनिशिंग रिटर्न होगा तो इंक्रीजिंग कॉस्ट होगी। ये बेसिकली ये कंसेप्ट है। चलें, एप्लीकेशन ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न ऑन इंडस्ट्री। अब इंक्रीजिंग रिटर्न का एप्लीकेशन इंडस्ट्री के ऊपर जो है वो क्या होती है जी। सिंस द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट रिमेन्स, अब प्रोडक्शन यूनिट जो है उसकी एक प्रोडक्शन कैपेसिटी है ना, जैसे 1 मिलियन टन कराची स्टील मिल फर्ज करें प्रोड्यूस करती है, उसका प्लांट साइज है, तो जब तक 1 मिलियन टन नहीं पहुंचेंगे तो फिक्स कॉस्ट तो वही रहेगी ना, आउटपुट बढ़ती चली जाएगी तो ये फिर कॉस्ट को गिराती चली जाएगी। ये किसकी रीज़न होती है।
फिर डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन, जो जो आउटपुट ज़्यादा होती है आप डिवीजन ऑफ लेबर कर लेते हैं, पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं काम को, तो आउटपुट बढ़ जाती है, कॉस्ट कम हो जाती है। इंडिविजिबिलिटी, प्लांट साइज तो वही है ना, फर्नेस तो वही है, आप 100 kg प्रोड्यूस करें और 1 मिलियन प्रोड्यूस करें टन, तो फर्नेस वही चलना है ना। तो इस वजह से ये इसकी कॉस्ट जो है वो फिर जब फुल्ली यूटिलाइज करते हैं तो कॉस्ट इसकी कम हो जाती है जी। लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न क्या है कि जब आप एक वेरिएबल इनपुट हर इनपुट लगाएंगे फिक्स इनपुट के ऊपर तो आपकी रिटर्न कांस्टेंट रहेगी। जैसे मैंने वो 5-5 का, तो रिटर्न कांस्टेंट रहेगी। जैसे पहली लेबर यूनिट भी 100 प्रोड्यूस करेगी, दूसरी भी 100, तीसरी भी 100, तो इसका मतलब मार्जिनल कॉस्ट जो कॉस्ट होगी वो भी फिर कांस्टेंट ही रहेगी। तो इस वजह से हम लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न जो उसको हम लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट भी बोलते हैं। लेकिन इसमें एक अजम्पशन का हमने एडिशन किया कि द स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न हैज पास, तो इंक्रीजिंग रिटर्न के बाद चूंकि ये आता है तो एक एडिशन किया, बाकी वही अजम्पशन है जी। तो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न इज आल्सो कॉल्ड एज, अच्छा अब डिमिनिशिंग रिटर्न लास्ट फेज है। जब आप एक वेरिएबल इनपुट फिक्स इनपुट के ऊपर लगाएंगे तो मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होगा। अब जैसे हर अगली लेबर यूनिट लगाने से ये डस्टर 100, 80, 60, 40 गिर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप लेबर को तो वही पैसे दे रहे हैं हर अगली को, लेकिन उसकी आउटपुट गिर रही है, तो इसका मतलब कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है। तो इस वजह से हम इसको इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न जो है इसको हम इंक्रीजिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। 3 assumption वही हैं। चौथी assumption ये है कि द स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग एंड कांस्टेंट रिटर्न हैज पास, यानी हम सिर्फ डिमिनिशिंग रिटर्न जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। चलें जी, अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की एप्लीकेशन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के ऊपर। जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं वो तो कहते थे कि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग डिमिनिशिंग रिटर्न जो है वो सिर्फ इंडस्ट्री में अप्लाई होता है, सॉरी एग्रीकल्चर में अप्लाई होता है, इंडस्ट्री में नहीं होता है। और उसकी रीज़न वो बताते थे कि लैंड की जो सप्लाई है वो स्ट्रिक्टली फिक्स है। लैंड वो चीज़ है जिसका 1 इंच इंसान नहीं बढ़ा सका, करोड़ों साल हो गए ना तो इस कायनात को बने हुए, 1 इंच भी लैंड का नहीं बढ़ा सके हम, तो ये हमारी लिमिटेशन है। सो ये इधर जल्दी अप्लाई हो जाता है। लेकिन मॉडर्न इकोनॉमिस्ट का ये पॉइंट है कि ये इधर भी अप्लाई होता है, इंडस्ट्री में भी अप्लाई होता है। सिर्फ इंडस्ट्री में ज़रा जल्दी, एग्रीकल्चर में जल्दी अप्लाई हो जाता है, इंडस्ट्री में ज़रा लेटर स्टेजर के ऊपर अप्लाई होता है अब प्रोडक्शन कॉस्ट क्या चीज़ है? प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो अमाउंट स्पेंट ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आउटपुट गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जो आप ये एक्सपेंडिचर खर्च करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट में 2 तरह की कॉस्ट है। एक एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच आर इनकर्ड बाय द फर्म या स्पेंट बाय द फर्म एंड आल्सो इंक्लूडेड इन द अकाउंटिंग बुक्स। वो कॉस्ट जो आप अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं उसको हम बोलते हैं ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जैसे रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, लेबर की कॉस्ट है, फिर इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर आपका बिल्डिंग रेंट के ऊपर है तो रेंट की कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन अलाउंस है, ये ऐसी कॉस्ट है, यूटिलिटी पानी बिजली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। लेकिन एक होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन। जो बिजनेसमैन काम कर रहा है, ठीक है, वो तो नहीं ना सैलरी लेता वहाँ पे, वो एम्प्लॉय तो नहीं है ना, उसका अपना बिजनेस है, तो वो एम्प्लॉय नहीं होता ना, वो सैलरी लेता है। लेकिन उसका टाइम तो इम्पॉर्टेंट है ना। वो फर्ज करें 1 लाख रुपया छोड़ के अपनी जॉब तो ये काम कर रहा था, ठीक है। तो जो लोग काम करते हैं जैसे ये चार्टर्ड अकाउंटेंट चलाते हैं तो अपनी जॉब छोड़ के फिर ये चलाते हैं, तो अपनी जॉब से उधर वो फोरगो कर रहे हैं ना, जो वो अमाउंट फोरगो करते हैं वो उनकी इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। ये नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर भी कहलाता है, ठीक है। तो सैलरी ऑफ एंटरप्रेन्योर है। इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर्स ऑक्यूपाइड बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग देखें ये बिल्डिंग रेंट के ऊपर है और अगर अपनी होती तो फिर इसका हम मार्केट वैल्यू लेते, ठीक है। फिर इसी तरह से रिटर्न ऑन एंटरप्रेन्योर्स ओन इन्वेस्टमेंट, अगर उसने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, लोन लिया हुआ तो उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अगर अपनी इन्वेस्टमेंट है तो फिर इम्प्लिसिट कॉस्ट में आएगी। अब इकोनॉमिस्ट और अकाउंटेंट के प्रॉफिट में फ़र्क होता है। इकोनॉमिस्ट अकाउंटेंट जब प्रॉफिट कैलकुलेट करता है तो वो टोटल रेवेन्यू में से सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को माइनस करता है। इकोनॉमिस्ट जब प्रॉफिट कैलकुलेट करता है तो वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों शामिल करता है। यानी जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वो कॉस्ट होगी इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट। सो इकोनॉमिक कॉस्ट
इकोनॉमिक कॉस्ट क्या चीज होगी, एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों को मिला के तो हम कहते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट। इसी वजह से हम देखते हैं कि इस चैप्टर में जब हम फॉर्म का इक्विलिब्रियम देखेंगे तो जहां पे रेवेन्यू कॉस्ट के बराबर होगी हम कहेंगे प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट। क्यों कि उसने नॉर्मल प्रॉफिट ऑलरेडी कॉस्ट में शामिल किया होता है एज एन इम्प्लिसिट कॉस्ट। अच्छा, ये एक इलस्ट्रेशन आ गई है, इलस्ट्रेशन बुक में भी दी होंगी, मेरा ख्याल है इसको हम छोड़ देते हैं। चलें इसको ऐसा करते हैं कि छोड़ने की बजाय ना इसका सोल्यूशन आगे दिया होगा, पर हम इसको इधर ही सोल्यूशन कर लेते हैं। ये सोल्यूशन दिया हुआ है, इसको हम छोड़ते हैं, सोल्यूशन को हम इधर ही कर लेते हैं। देखें, मिस्टर बिलाल स्टार्टेड द बिजनेस आफ्टर लीविंग जॉब ऑफ 1 लाख पर एनम साल की 1 लाख जॉब छोड़ी ना, महीने की 6 लाख, महीने की कितनी बनी 50,000। ऐसे ही है ना, ये इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो छोड़ किसने अपना बिजनेस शुरू किया। आफ्टर पीरियड ऑफ 1 ईयर ही अर्नड 15 लाख फ्रॉम द सेल ऑफ आउटपुट। तो रेवेन्यू कितनी 15 लाख उसने जो अर्न की। टू प्रोड्यूस दिस आउटपुट ही परचेज रॉ मटेरियल कितने का परचेज किया 2 लाख पे किया ना उसके लिए, ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, ये अकाउंटिंग की बुक्स में रिकॉर्ड की करेगा। और वेजेज उसने पे की 1 लाख, ये अकाउंटिंग की बुक में रिकॉर्ड करेगा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। रेंट उसने पे किया बिल्डिंग का, रेंट के ऊपर है 3 लाख, ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, ये वो पे करेगा, अकाउंटिंग की बुक में रिकॉर्ड करेगा। एनुअल डेप्रिसिएशन अलाउंस ये भी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है 5,000 रुपया 50,000 रुपया, ठीक है, ये सब एनुअल चीज़ें हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन एंड यूटिलिटी अमाउंटिंग टू 1,000 एंड 3,000 रिस्पेक्टिवली, ये भी ये तमाम एक्सप्लिसिट कॉस्ट हैं सिवाय 6 लाख पर मंथ के, जो कि 6 लाख पर एनम जो कि 50,000 बनता है पर मंथ, ठीक है। अब टोटल रेवेन्यू 15 लाख में से ये सारी सिवाय इसके जब हम लेस कर देंगे तो अकाउंटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, और उसमें जब अकाउंटिंग प्रॉफिट में से जब ये 6 लाख माइनस करेंगे जो कि इम्प्लिसिट कॉस्ट है तो ये आ जाएगा इकोनॉमिस्ट प्रॉफिट। ये देखें ये रेवेन्यू सारी चीज़ें हमने वो सारी की सारी जो है वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट थी, ये माइनस कर दी और ये प्रॉफिट आ गया अकाउंटेंट प्रॉफिट, लेस एक्सप्लिसिट कॉस्ट ये बनती, ये अकाउंटेंट प्रॉफिट। इसमें इम्प्लिसिट कॉस्ट 6 लाख वो जो उसने फोरगो किया वो लेस किया तो ये आ गया इकोनॉमिस्ट प्रॉफिट। चलें जी, short term cost. So short term is a period of time in which at least one input is fixed. इसमें एक इनपुट फिक्स होगी। अब शॉर्ट टर्म कॉस्ट में हम देखते हैं कि ये फिक्स कॉस्ट है, जो आप देख रहे हैं कि ये कांस्टेंट है। फिक्स कॉस्ट का मतलब ही ये कॉस्ट विच डज नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट, ये आउटपुट के साथ चेंज नहीं होगी। क्योंकि हमने शॉर्ट टर्म की बात की है तो एक फिक्स कॉस्ट रख लिया हमने। अब वेरिएबल कॉस्ट इज ए कॉस्ट विच चेंजेस विद द चेंज इन आउटपुट, ये आउटपुट के साथ साथ चेंज होगी। टोटल कॉस्ट क्या चीज़ है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट बन जाती है। अच्छा, यहीं पे हम इतने का ग्राफ पहले बना लेते हैं, जो 4 कॉलम हमने देखे, ये फिक्स कॉस्ट यूं होगी ना 10, इसका मतलब फिक्स कॉस्ट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगी। जीरो आउटपुट के ऊपर जो कॉस्ट है ना, जीरो आउटपुट के ऊपर उसे फिक्स कॉस्ट कहेंगे, ठीक है। इसका सिंपल बात है, जो जीरो आउटपुट के ऊपर भी इतनी है और मैक्सिमम के ऊपर भी इतनी है, ये फिक्स कॉस्ट है, ये होगी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब फिक्स वेरिएबल कॉस्ट को देखें तो इसका जो रियल वेरिएबल कॉस्ट उसका ट्रेंड यूं बनता है, ठीक है, ये चेंज होती है, यानी ये कर्वी लीनियर होती है। लेकिन कई दफ़ा बुक्स में ना ये स्ट्रेट लाइन भी बनी होती है। ये फिक्स कॉस्ट है, फ़र्ज़ करें ये फिक्स कॉस्ट, तो ये स्ट्रेट लाइन भी बनी होती है और ये अज्यूम करके बनाते हैं कि जी ये रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। और फिर ये होगी इसकी टोटल कॉस्ट, ठीक है। चलें जी, अब हम आ जाते हैं जी टोटल कॉस्ट की तरफ। तो टोटल कॉस्ट भी शॉर्ट टर्म में वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगी क्योंकि उसमें फिक्स कॉस्ट शामिल होती है। अब ये हो गया जी ग्राफ। अब हम आते हैं अगले 4 की तरफ। ये एवरेज फिक्स कॉस्ट पर यूनिट फॉर फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई आउटपुट, ये वही सेम नंबर को जब इंक्रीजिंग आउटपुट के ऊपर डिवाइड करते चले जाएंगे, न्यूमिनेटर तो 10 ही है, डिनोमिनेटर बढ़ता चला जा रहा है, तो ये कॉस्ट ऐसे गिरती चली जाएगी। ये एवरेज फिक्स कॉस्ट हमेशा डिक्रीज करती चली जाएगी, लेकिन कभी जीरो नहीं होगी। बेशक पॉइंट समथिंग सम 0.000 कुछ ना कुछ होगी ज़रूर, बिल्कुल ज़ीरो नहीं होगी जी। अब हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है उसको लेते हैं।
तो ये वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मीन वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाई आउटपुट पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, दिस डिवाइडेड बाई दिस। तो आप देखेंगे कि ये आंसर आपका ये आएगा। यानी ये पहले तो गिरती चली जाती है लेकिन मिनिमम पॉइंट के ऊपर पहुंचने के बाद ये बढ़ना शुरू हो जाती है। इट मीन ये यू शेप होगी, ये इस तरह की होगी। सॉरी ये पहले बना चुका था मैं, ये यू होगी। अब हम आते हैं जी एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई आउटपुट, ठीक है, एक ये तरीक़ेकार है। दूसरा ये है कि टोटल कॉस्ट कैसे बनी, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, इसकी एवरेज ये, इसकी एवरेज ये, दोनों एवरेज को सम अप कर लें तो भी एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। तो दो तरह से हम कर सकते हैं। एवरेज कॉस्ट का ट्रेंड देखेंगे तो ये भी पहले डिक्रीज कर रही है लेकिन मिनिमम पे पहुंचने के बाद ये भी इंक्रीज कर जाती है। तो इसकी भी जो शेप है वो यू शेप होगी, ये यू शेप होगी। अब हम आते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट मीन्स द एडिशनल कॉस्ट जनरेटेड फ्रॉम द इनकर्ड ऑन एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। हर अगली यूनिट के ऊपर जो कॉस्ट खर्च आती है। अब देखें ये इधर कितनी चेंज आई, 6, इसका मतलब है सेकंड यूनिट, ये सेकंड यूनिट जो है इसमें कितना एडिशन हुआ, 6 का एडिशन हुआ, तो ये 6 हो गया। तो मार्जिनल कॉस्ट जो है एडिशनल कॉस्ट, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट, यानी डेल्टा टी क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू, डेल्टा टी सी सॉरी डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू। तो ये जो मार्जिनल कॉस्ट होगी उसका ट्रेंड जो है वो इस तरह का होगा, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो इनफैक्ट तेजी से गिरेगी, फिर इसी तरह से तेजी से बढ़ेगी। एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को मिनिमम पॉइंट के ऊपर ये कट करेगी, ये इसका रिलेशनशिप है। यानी इस डायग्राम में अगर हम देखें तो मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम पॉइंट के ऊपर एवरेज कॉस्ट को भी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी कट करी है। यानी जब एवरेज और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिरेंगी तो मार्जिनल कॉस्ट उससे नीचे होगी, जब ये मिनिमम होगी तो इनको ये कट करेगी, जब ये बढ़ेंगी तो मार्जिनल कॉस्ट इनसे फिर ऊपर होगी। चलें ये वही कट करने वाली बात जो मैंने की है। वाई शॉर्ट एंड एवरेज कॉस्ट इज यू शेप। अब ये जो हमने अभी एवरेज कॉस्ट पढ़ी जो कि यू शेप होती है, और ये एवरेज कॉस्ट का ट्रेंड जो है वो इस तरह का होगा। इसको हम बना भी लेते हैं। ये बोर्ड को क्या हुआ, ये तो बिल्कुल अच्छा साफ ही नहीं होता सही तौर पे। ये एवरेज कॉस्ट शॉर्ट टर्म में ये यू शेप होती है, शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट। आपको देखें ना आजकल बेनिफिट कितना है, कितनी सहूलत हो गई है कि आपको कोई डायग्राम नहीं बनानी पड़ती है, वरना ये सारी बच्चे डायग्राम बनाते थे, बड़ी मुश्किल होती थी डायग्राम सीखना, प्रैक्टिस करना, लिखना, कॉस्ट। और इसकी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो यूँ होती है, कॉरस्पॉन्डिंग मार्जिनल कॉस्ट यूँ, ये इनका रिलेशनशिप होता है। मैंने दोनों बना दिया। अब ये इसको पहले देखते हैं कि एवरेज कॉस्ट गिरती क्यों है। हमने देखा कि फिक्स कॉस्ट शामिल होती है ना 10, वो वही थी, 0 आउटपुट के ऊपर वही, 1 के ऊपर भी वही, 6 के ऊपर भी वही। यानी 1 आउटपुट बनाते हैं तो भी फिक्स कॉस्ट 10 है, तो 1 की फिक्स एवरेज कॉस्ट भी 10 ही आ गई। अगर 5 बनाते हैं तो फिक्स कॉस्ट तो वही 10 है, तो फिर 2 एवरेज कॉस्ट आ गई। तो बहुत बड़ी रीज़न वो फिक्स कॉस्ट का कांस्टेंट होना है जो कि इंक्रीजिंग नंबर के ऊपर डिवाइड होती चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इनिशियली बढ़ती तो है पर इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ी जितनी कि आखिरी कॉलम में बढ़ी, आखिरी रो में वो 14 बढ़ी थी। तो लिहाजा इसकी वजह से आखिर में वेरिएबल कॉस्ट बहुत तेज़ी से बढ़ती है जो कि एवरेज कॉस्ट को फिर बढ़ा देती है। फिर बहुत हाईली सोफिस्टिकेटेड मशीनरी हम थोड़ी आउटपुट के ऊपर नहीं लगा सकते हैं। एक प्रोड्यूसर है जिसकी लैंड ही 1 एकड़ है, तो वो तो कंबाइन हार्वेस्टर तो नहीं लगा सकता, वो मैनुअल हार्वेस्टिंग करता है, तो मैनुअल हार्वेस्टिंग में एवरेज कॉस्ट ज़्यादा आती है। लेकिन जिसके पास हज़ारों एकड़ लैंड है वो कंबाइन हार्वेस्टर लगा लेता है। एक ड्राइवर, एक कंबाइन हार्वेस्टर, थोड़ी सी कॉस्ट में वो थोड़े टाइम में हज़ारों एकड़ जो है वो हार्वेस्ट कर देता है, तो उस वजह से उसकी कॉस्ट जो है फिर कम हो जाती है। इंडिविजिबिलिटी ऑफ मशीन। अब मशीन जो है वो एक फर्नेस है, ये इसकी जो मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी है कि ये 1000 kg जो है वो स्टील प्रोड्यूस कर सकता है। आप इसमें 100 kg प्रोड्यूस करें तो भी फर्नेस तो पूरा ही चलेगा ना। अब ये कमरा देख लें, इस कमरे में 80 के करीब करीब स्टूडेंट के बैठने की जगह है। अगर 10 स्टूडेंट होंगे तो 80 टाइम कॉस्ट जो है वो 8 टाइम कॉस्ट ज़्यादा होगी, 80 स्टूडेंट होंगे तो 8 टाइम कॉस्ट कम हो जाएगी। कमरा तो वही चल रहा है, टीचर भी वही है, सारा कुछ वही है।
तो ये वजह है। इसके बाद जी एवरेज, अच्छा अल्टीमेटली ये होता ही है कि यहाँ तक एवरेज कॉस्ट गिर रही होती है, उसकी रीज़न जो है वो फिक्स और वेरिएबल इनपुट का फेवरेबल प्रोपोर्शन है, और जब ये बढ़ती है तो उसका अनफेवरेबल प्रोपोर्शन होता है, जो मिसमैनेजमेंट ओवर क्राउडिंग वगैरह हो जाती है। चलें जी, अब हम आते हैं ये एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशनशिप, यही जो मैंने इधर बताया हुआ है। और अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट भी इसमें ड्रा करूं तो वेरिएबल कॉस्ट जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वो ये होगी, ये शॉर्ट टर्म एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो दोनों एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम पॉइंट के ऊपर कट करती है, ये वही रिलेशनशिप है। ये देखें, ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं जी रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्टिविटी एंड कॉस्ट। अच्छा प्रोडक्टिविटी एंड कॉस्ट, ये देखें हमने ये लॉज ऑफ प्रोडक्शन में कॉस्ट पढ़ा था ना कि वेरिएबल जो इंक्रीजिंग रिटर्न डिमिनिशिंग कॉस्ट, ये वो बिल्कुल वही रिलेशनशिप है। ये देखें आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रही है तो मार्जिनल कॉस्ट गिर रही है, मार्जिनल प्रोडक्ट गिरेगी तो मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगी। एवरेज प्रोडक्ट का रिलेशनशिप इस तरह से, अगर आप कॉस्ट को देखें, ये देखें कॉस्ट मैंने बनाई हुई है, वही रिलेशनशिप है ना, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का वही रिलेशनशिप है। और एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, उनका बिल्कुल वही रिलेशनशिप था, ये एवरेज प्रोडक्ट होता था और ये उसका मार्जिनल प्रोडक्ट होता था, तो ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग रिटर्न डिमिनिशिंग कॉस्ट, डिमिनिशिंग रिटर्न इंक्रीजिंग कॉस्ट। तो शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व हमारी कंप्लीट हो गई। अब आ गया जी लॉन्ग रन कॉस्ट। सो लॉन्ग रन इज ए पीरियड ऑफ टाइम इन विच ऑल द इनपुट्स आर वेरिएबल। टाइम कितना रह गया? चले मेरा ख्याल है ये हम ना कोशिश करेंगे कि इसको रेवेन्यू तक कंप्लीट कर लें। तो अब ये तमाम इनपुट्स वेरिएबल है, इसकी भी लॉन्ग रन की कॉस्ट भी उसी तरह से होंगी, लेकिन फ्लैटर नेचर की होंगी, आहिस्ता आहिस्ता गिरेंगी। और ये इस पॉइंट तक क्यू तक गिर रही है, क्यू 1 पॉइंट तक, जब तक ये गिरेगी तो उसकी रीज़न इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगी, और उसके बाद जब ये कांस्टेंट रहेगी तो इसको हम मिनिमम एफिशिएंट स्केल बोलते हैं। उसके बाद जब ये बढ़ना शुरू हो जाएगी तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल या डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगी। तो लॉन्ग रन के जो लॉज हैं वो उनके नाम डिफरेंट है, वो टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है। यानी अगर स्केल का वर्ड आ गया तो ये लॉन्ग रन है, अदरवाइज इंक्रीजिंग रिटर्न तो उधर भी था ना, अब कहेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल या इकोनॉमीज ऑफ स्केल। डिमिनिशिंग रिटर्न उधर भी था, लेकिन अब ये डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल या डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो ये लॉन्ग रन पीरियड ऑफ टाइम होगा। ठीक हो गया जी। चलें जी, अब हम आते हैं रीजन ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल की क्या रीज़न है? तो लॉन्ग रन में भी एवरेज कॉस्ट जो है पहले तो आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाती है, ये मिनिमम एफिशिएंट स्केल है, ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट यूँ होती है। ये जो कम होती है इसकी रीज़न जो है वो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल या इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। ये क्यों कम होती है? टेक्निकल इकोनॉमीज। एक बात तो ये है कि इसमें ये प्रोड्यूसर जो है ये डिवीजन ऑफ लेबर कर लेगा, स्पेशलाइजेशन कर लेगा, लॉन्ग रन प्रोडक्शन जब करेगा, मास प्रोडक्शन करेगा, तो उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। दूसरा मैनेजेरियल इकोनॉमीज। अब मैनेजेरियल इकोनॉमी जो है वो एक प्रोड्यूसर जो है उसने 100 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं और उसका जो मैनेजर है उसकी सैलरी जो है वो 1 लाख है, तो मैनेजेरियल कॉस्ट यहाँ पे 1000 रुपये आई ना पर यूनिट। लेकिन अगर एक बड़ा प्रोड्यूसर है, उसके 1 लाख यूनिट वो प्रोड्यूस करता है, तो उसका मैनेजर अगर 1 लाख लेता है तो 1 रुपया मैनेजरियल कॉस्ट होगी। आप कहते नहीं इधर ये भी तो बड़ा होना चाहिए, FC होना चाहिए, तो 5 लाख तो फिर भी 5 रुपये, इधर 1000 रुपये आ रही थी, इधर 5 रुपये आ रही है। इस वजह से लार्ज स्केल प्रोडक्शन में मैनेजरियल इकोनॉमीज होती हैं तो कॉस्ट गिर जाती है। ट्रेडिंग इकोनॉमीज, लार्ज स्केल प्रोडक्शन में इन बल्क प्रोड्यूसर बाय करता है तो उसको कम रेट के ऊपर रॉ मटेरियल मिल जाता है जो इसकी कॉस्ट को गिरा देता है। फाइनेंशियल इकोनॉमी, उसको फाइनेंस भी इजीली मिल जाता है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर मिलता है, क्योंकि उसके पास कोलेटरल ज़्यादा होते हैं, एसेट ज़्यादा होते हैं, क्रेडिबिलिटी ज़्यादा होती है।
चलें जी, इसके बाद हम आते हैं जी, ये क्या था, अच्छा एक्सटर्नल इकानमीज भी हैं कि उसके पास से स्किल लेबर मार्केट से उसको मिल जाती है, और उसके पास जो है वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ करीब होती हैं, और हेल्पिंग इंडस्ट्री जो है वो उसको हेल्प करती है, एट दी डोर स्टेप उसका बाय प्रोडक्ट ले लेती है, एट दी डोर स्टेप उसको रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करती है जो कि उसकी कॉस्ट को गिरा देता है। डिस इकानमीज ऑफ स्केल, ये वो टाइम, ये डिस, इसके बाद अल्टीमेटली जब कॉस्ट गिरती है तो उसकी रीज़न जो है वो इसी तरह से इंटरनल एक्सटर्नल हो सकती हैं। ओवर क्राउडिंग, कि बहुत प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, बड़ा प्रोड्यूसर हो गया, ओवर क्राउडिंग हो गई, मिस मैनेजमेंट हो गई है, लॉन्ग चेन ऑफ डिसीजन मेकिंग है, टाइमली डिसीजन नहीं होते हैं, और इसको कोई ओन नहीं करता। जैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी के असल ओनर जो है वो तो शेयर होल्डर हैं, वो तो घरों में होते हैं, वो तो देखते ही नहीं है कि इधर कंपनी में क्या हो रहा है। तो लिहाजा इसकी फिर इस वजह से इसको कोई ओन नहीं करता तो इसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। एक्सटर्नल डिस इकानमीज में जैसे हम देखते हैं कि वेज रेट बढ़ जाता है मार्केट में, मार्केट ग्रो करने से हायर वेज रेट देना पड़ता है, कॉस्ट बढ़ा देता है। फिर इसी तरह से हम देखते हैं कि नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ प्रोड्यूस होती हैं, जो कि गवर्नमेंट आके कहती है कि भाई ये डिवाइसेस लगाओ वरना हम आपका ये जो यूनिट है ये सील कर देंगे, इस वजह से इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर ये तेज़ी से यूटिलाइज करता है, चूँकि ज़्यादा प्रोडक्शन देता है तो उसको जल्दी रिप्लेस करना पड़ता है, जो कि इसकी कॉस्ट को बढ़ा देता है। चलें जी, ड्राइविंग लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। अब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को हम शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट से ड्राइव कर सकते हैं। ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट थी एक प्रोड्यूसर की, और अगर ये इतना प्रोडक्शन देता है तो ये मिनिमम कॉस्ट आ रही है, यानी ये लॉन्ग रन ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट जो है, ये जो प्लांट है इसके लिए ये सफिशेंट है और मोस्ट एफिशिएंट प्लांट है अगर ये OQ1 आउटपुट प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर ये OQ2 आउटपुट प्लान करता है तो फिर इसकी कॉस्ट बढ़ के तो BQ2 हो जाती है, डबल हो जाती है। ये क्या करता है, एक और प्लांट लगा लेता है। अब दूसरे प्लांट के ऊपर उसने चूंकि प्रोडक्शन साइज बढ़ा लिया हुआ है, तो हम देखते हैं कि उसी OQ2 की अब कॉस्ट जो है वो ये आ जाती है। लेकिन अगर वो OQ3 आउटपुट प्रोड्यूस करता है तो अगेन कॉस्ट डबल हो जाती है, बढ़ जाती है। वो क्या करता है, एक और प्लांट लगा लेता है, फिर कॉस्ट कम हो जाती है। सारी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का जब हम टेंजेंट लेते हैं तो ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बनती है। इसको मैनुअल बनाना तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट पहले बनानी होती है, क्योंकि अदरवाइज अच्छी बनती नहीं है। हमारे पास इधर तो चूँकि है ना कि हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं सॉफ्ट कॉपी में, तो इसको हम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को एनवेलप कर भी बोलते हैं, चूँकि ये अपने अंदर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को एक एनवेलप की तरह कंटेन करती है। हम इसको प्लानिंग कर भी कहते हैं कि अगर प्रोड्यूसर OQ1 की बजाय OQ2 प्रोडक्शन प्लान करता है तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, वो नया प्लांट लगा लेगा। चलें जी, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट जो है वो उसको हम डिराइविंग लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, दोबारा आ गया ये दोबारा आया ये कि मेरी इधर से कोई गलती हुई है, ये लगता है दोबारा स्लाइड ही डबल हो गई है। ओह, स्लाइड डबल हो गई है। चलिए, ड्राइविंग लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। अब लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट को हम लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट से डिराइव कर सकते हैं। आपने शॉर्ट रन में टोटल कॉस्ट देखा था कि शॉर्ट रन में टोटल कॉस्ट जो है वो यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि उसमें एक इनपुट फिक्स होती है ना, उसमें फिक्स कॉस्ट भी शामिल है। लॉन्ग रन में तो कोई फिक्स कॉस्ट नहीं ना होती, तो लॉन्ग रन हमेशा ओरिजिन से शुरू होगी। तो ये लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट। अब लॉन्ग रन जो है मार्जिनल कॉस्ट जो है डिराइव करने के लिए, मार्जिनल कॉस्ट जो है वो बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज देखने के लिए हम क्या करते हैं, कर्व के ऊपर टेंजेंट ड्रा करते हैं। ये टेंजेंट ड्रा कर लिया हमने, टेंजेंट लगा हुआ है, ये टेंजेंट ड्रा कर लिया। ठीक है, ये इस आउटपुट के ऊपर जो है वो ये अगली आउटपुट के ऊपर फिर टेंजेंट ड्रा कर लिया, अगली आउटपुट के ऊपर फिर टेंजेंट ड्रा कर लिया। जहाँ पे ए पॉइंट के ऊपर स्टीपर स्लोप है वहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा है, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, जैसे से वो ये कॉस्ट है। अब Q2 के ऊपर स्लोप जो है वो तकरीबन 0 हो गया, तो वहाँ पे कॉस्ट मिनिमम होगी, ये कॉस्ट आ गई। अगेन OQ3 के ऊपर अगेन स्टीपर स्लोप हो गया, तो फिर कॉस्ट बढ़ गई है, वो ये कॉस्ट आ गई। इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो यूं लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट हम इसको डिराइव कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात यहाँ पे, वो ये अगर हम इस टोटल कॉस्ट के ऊपर ओरिजिन से एक ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें जो टोटल कॉस्ट को टच कर रही हो, तो जिस पॉइंट के ऊपर, जैसे ये इस पॉइंट के ऊपर वो टच करेगी, ये पॉइंट कौन सा बनता है, एन पॉइंट। इस पॉइंट के ऊपर अगर आप देखें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट को मिनिमम पॉइंट के ऊपर जो है वो कट करेगी, तो एवरेज कॉस्ट यहाँ पे मिनिमम होगी।
चलें जी, अब हम आते हैं जी रेवेन्यू कर्व्स। सो रेवेन्यू कर्व्स, कॉस्ट कर्व्स एक जैसी होंगी, खा परफेक्ट कंपटीशन हो, मोनोपोली हो, कोई भी मार्केट फॉर्म हो। लेकिन रेवेन्यू कर्व जब हम पढ़ते हैं तो वो डिपेंड करती हैं कि आपकी मार्केट कैसी है। जैसे परफेक्ट कंपटीशन होगा तो रेवेन्यू कर्व डिफरेंट होगी, इम्परफेक्ट कंपटीशन होगा तो रेवेन्यू कर्व डिफरेंट होगी। अब परफेक्ट कंपटीशन वो होगा जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होंगे, सेलर्स होंगे, होमोजीनियस प्रोडक्ट होगा और फ्री एंट्री एग्जिट होगी, तमाम लोगों को, कंज्यूमर को, प्रोड्यूसर को जो है वो इंफॉर्मेशन भी होंगी और कोई ट्रांसपोर्टेशन और इंफॉर्मेशन गैदरिंग कॉस्ट नहीं होगी और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कोई रुकावट नहीं होगी, इधर उधर शिफ्ट हो सकेंगे। ऐसी सूरत में जैसे अब प्रैक्टिकल लाइफ में तो ये बहुत सारी चीज़ें मिलती नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा लिमिटेड एरिया में फ्रूट मार्केट, सब्जी मंडी, फ्रूट मंडी में ये देख सकते हैं कि जैसे आजकल मौसम है तो कैरेट का मौसम है, तो एक जैसी कैरेट है और से 40 रुपये पर केजी है, तो सब्जी मंडी के अंदर सैकड़ों दर्जनों लोग बेच रहे हैं ना, और एक ही प्राइस है सबकी, कोई 41 तो नहीं लगा सकेगा, उसका प्रोडक्ट ही नहीं बिकेगा। तो प्रोड्यूसर जो है वो एक सिंगल प्रोड्यूसर टोटल मार्केट का निग्लिजिबल पार्ट होगा, वो वही प्राइस चार्ज करेगा जो कि मार्केट की प्राइस है। मार्केट में तो मैट्रिक टन के हिसाब से चीज़ बिक रही, तो उसने तो चंद केजी बेचनी है, वो वही प्राइस चार्ज करेगा। सो लिहाजा उसकी टोटल रेवेन्यू भी वही होगी। सो लिहाजा अगर आप एवरेज रेवेन्यू भी वही होगी, मार्जिन रेवेन्यू भी वही होगी। अब टोटल रेवेन्यू क्या चीज़ है? प्राइस इंटू क्वांटिटी टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट रेवेन्यू यानी टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाई आउटपुट। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, इसको इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो वापस आंसर ये आ जाएगा। तो एवरेज रेवेन्यू भी 10 ही होगी। मार्जिनल रेवेन्यू एडिशनल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, हर अगली आउटपुट्स ने टोटल में कितना एडिशन किया तो वो भी 10-10 का ही कर रही है। सो एवरेज रेवेन्यू भी परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस होगी वही एवरेज रेवेन्यू होगी, वही मार्जिनल रेवेन्यू होगी। क्यों ऐसे होगा? हर अगला यूनिट जो है वो एक ही प्राइस के ऊपर बेचा जा रहा है, तो एवरेज रेवेन्यू भी वही है, मार्जिनल रेवेन्यू भी वही है। सो लिहाजा ऐसी सूरत में अगर हम देखेंगे तो परफेक्ट कंपटीशन में ये से मार्केट है, जो मार्केट की प्राइस है परफेक्ट कंपटीशन में एक सिंगल फर्म वही प्राइस चार्ज करेगी, तो ये इसकी एवरेज रेवेन्यू, ये इसकी मार्जिन रेवेन्यू, और इसी को हम डिमांड कर भी बोलते हैं, यानी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर जो उसको वो फेस करेगा जी। तो टोटल रेवेन्यू अगर हम देखते हैं तो ये 10, 20, 30 वो बढ़ती चली जाती है, तो ये पॉजिटिव स्लोप होगा परफेक्ट कंपटीशन में। इम्परफेक्ट कंपटीशन में अगर हम आते हैं तो जैसे मोनोपोली है, अब एक सिंगल प्रोड्यूसर है तो उसका कोई कंपेटिटर नहीं है, उसने अगर प्राइस को, तो परफेक्ट कंपटीशन में एक सिंगल प्रोड्यूसर प्राइस टेकर होता है, इधर प्राइस मेकर होता है, या अपनी मर्जी की प्राइस चार्ज करता है। इसने अगर सेल को बढ़ाना है तो वो प्राइस कम कर देगा, और अगर इसने प्राइस को बढ़ाना है तो फिर वो सप्लाई कम कर देगा, प्रोडक्शन कम कर देगा। दो काम एट ए टाइम नहीं कर सकता। तो ये इसकी प्राइस होगी, ये प्राइस ग्रेजुअली गिराता चला जा रहा है। अब टोटल रेवेन्यू अगेन प्राइस इनटू क्वांटिटी, प्राइस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये टोटल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू क्या चीज़ है? पर यूनिट रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय आउटपुट, ये एवरेज रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या चीज़ है? मार्जिनल रेवेन्यू चेंज इन टोटल रेवेन्यू, तो चेंज कितना आ रहा है वो आप देख लेंगे। अब हम इधर भी देखते हैं कि प्राइस एवरेज रेवेन्यू अगेन बराबर है, क्योंकि जो आप एज ए कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट की प्राइस पे करते हैं दैट इज एवरेज या पर यूनिट रेवेन्यू ऑफ द प्रोड्यूसर, ठीक है। तो इधर अगेन वही है। अब ये इधर आप देखें कि ये भी गिर रही है एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू भी गिर रही है, क्योंकि हर अगला यूनिट वो पहले से कम प्राइस के ऊपर सेल कर रहा है। जबकि परफेक्ट कंपटीशन में ये सब बराबर थे, क्योंकि हर अगला यूनिट 10 प्राइस के ऊपर ही सेल किया जा रहा था। इधर अगर आप देखते हैं तो मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो जल्दी से, तेजी से गिर रही है, जबकि एवरेज रेवेन्यू कम गिर रही है। उसकी रीज़न ये है कि मार्जिनल रेवेन्यू सिर्फ एडिशनल यूनिट की अपनी, जैसे थर्ड यूनिट की, तीसरी की मार्जिनल रेवेन्यू, इधर कितना एडिशन किया उसने 6 का, लेकिन एवरेज रेवेन्यू तीनों की, तो पहले वाले यूनिट हायर प्राइस के ऊपर बेचे होंगे, वो भी इसमें शामिल है, तो एवरेज इस वजह से मार्जिन से ज़्यादा होती है। चलें जी, इसके लिए हम आते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं। तो ये पहला ग्राफ मार्जिन का ग्राफ है। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिनल रेवेन्यू इस तरह से नेगेटिव स्लोप होगा, और टोटल एवरेज रेवेन्यू का ये स्लोप होगा, और टोटल रेवेन्यू जो इस तरह से होगी, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो ये टोटल रेवेन्यू इम्परफेक्ट कंपटीशन में यूं होगी, ये एवरेज रेवेन्यू, ये मार्जिनल रेवेन्यू। अच्छा, ये 6 यूनिट जो है इस पॉइंट के ऊपर, ये 6 वाला यूनिट, मार्जिनल रेवेन्यू 0 है।
जिस पॉइंट के ऊपर मार्जिनल, और ये कंसेप्ट वही है जो कि हमने टोटल और एवरेज प्रोडक्ट में देखा, जब ये जीरो है तो ये अपने ऑप्टिमम के ऊपर होगी। अब ये एवरेज रेवेन्यू चूंकि, और उसके बाद ये गिर जाएगी। एवरेज रेवेन्यू जो होती है ये ब्लू वाली, ये चूंकि डिमांड कर्व ऑफ द कंज्यूमर भी होती है। अब ये आप देखें कि ये पॉइंट बिल्कुल एवरेज रेवेन्यू के मिड के ऊपर आ रहा होता है, तो मिड के ऊपर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 के बराबर होती है, मिड से नीचे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लेस देन 1 होती है, ऊपर ग्रेटर देन 1 होती है। तो ये प्रोड्यूसर अब मैक्सिमम 6 यूनिट प्रोड्यूस करेगा ना, ये तो नहीं ना आगे वाली नहीं प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि आगे माइनस हो जाएगी, ये गिर जाएगी। इसका मतलब ये प्रोड्यूसर इलास्टिक डिमांड कर्व के ऊपर ही प्रोड्यूस करेगा, इन इलास्टिक पोर्शन में ये प्रोड्यूस नहीं करेगा। चलें जी, इक्विलिब्रियम ऑफ ए फॉर्म, अब यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर आ जाएंगी उनका इक्विलिब्रियम, ये हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। ठीक हो।